हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्कवे एजुकेशन नेटवर्क। और आज हम लोग अपने चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार फिर से हम लोग थोड़ी सी बायोमॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं। क्या होती है? ए बायोमॉलिक्यूल और ए बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इज लूजली यूज्ड टर्म फॉर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं, ये टर्म उन मॉलिक्यूल्स के लिए यूज़ की जाती है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड आर एसेंशियल टू वन और मोर टिपिकल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, और जो एक या एक से ज़्यादा बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए ज़रूरी हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पाए जाने वाले ऐसे मॉलिक्यूल्स जो उसकी लाइफ प्रोसेसेस के लिए नेसेसरी हो, जिनके बिना उसकी लाइफ का कोई भी बायो प्रोसेस जो है ना पूरा हो सके, ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है बायोमॉलिक्यूल्स। ताकि हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि इस वीडियो में हम लोग बायोमॉलिक्यूल से जुड़ी कुछ डेफिनेशंस को पढ़ने वाले हैं। तो उनमें से पहली डेफिनेशन है सेलुलर पूल। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो में दिया हुआ है। पहली चीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सेलुलर पूल। अब सेलुलर पूल बोला जाता है कलेक्शन ऑफ सम टोटल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स और आयंस प्रेजेंट इन द सेल। सेल के अंदर जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हों, जितने भी कंपाउंड्स प्रेजेंट हों या जितने भी आयंस प्रेजेंट हों, उनको बोला जाता है सेलुलर पूल। यानी कि अगर हम लोग बात कर लें कि एक कंप्लीट सेल का जो भी केमिकल कॉम्पोजिशन है, यानी कि उस सेल को बनाने में और उस सेल के हर एक पार्ट को बनाने में जो जो केमिकल्स कंपाउंड लगे हैं, जो जो केमिकल कंपाउंड्स लगे हैं, उन सब के कलेक्शन को बोला जाता है सेलुलर पूल। अब ये जो सेलुलर पूल है, इसके दो कंपोनेंट्स हैं। वो कौन कौन से हैं? एक है एक्वस फेज और एक है नॉन एक्वस फेज। एक्वस फेज का मतलब क्या है? वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो कि किसी भी सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो। लोग जानते हैं कि जो साइटोप्लाज्म है वो सेल का एक लिक्विड फेज है। तो साइटोप्लाज्म में जितने भी कंपाउंड्स या बायोमॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं सेलुलर पूल का एक्वस फेज। और सेल की डिफरेंट ऑर्गेनेलिस को बनाने में जो कंपाउंड लगते हैं उसको बोला जाता है सेल का नॉन एक्वस फेज। तो ये हैं दो फेजेस ऑफ सेलुलर पूल। अब सेलुलर पूल के बाद हम लोग आ जाते हैं मेटाबोलाइट्स पे कि मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। हम लोग अभी तक जितनी भी सेल बायोलॉजी पढ़ चुके हैं, सेल की टाइप्स पढ़ी हैं, कुछ भी पढ़ा है, हम लोग जब भी बात करते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की, तो वो क्या होते हैं? वो होते हैं सारा का सारा मेटाबॉलिज्म। एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या किसी भी एक लिविंग सेल के अंदर जितने भी केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन सबको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और अब ये जो मेटाबॉलिज्म है उसके कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे पास, जिनको हम लोग बोल देते हैं मेटाबोलाइट्स। बायोकेमिस्ट्री, ए मेटाबोलाइट इज एन इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। देखिए, जो मेटाबोलाइट्स हैं वो किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन के या तो एंड प्रोडक्ट होते हैं या फिर उसके इंटरमीडिएट होती हैं। लेकिन जो मेटाबोलाइट्स हैं उनमें खास तौर पे हम लोग स्मॉल मॉलिक्यूल्स को इंक्लूड करते हैं। जैसे जब भी हम लोग बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल्स, तो बायोमॉलिक्यूल्स में तो प्रोटीन, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट जैसे लार्ज मैक्रोमॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। लेकिन जब हम लोग मेटाबोलाइट्स की बात करते हैं तो उसमें आते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मेटाबोलाइट्स हैं वो मेटाबॉलिज्म के एंड प्रोडक्ट होते हैं या फिर इंटरमीडिएट होता है। तो जब मेटाबॉलिज्म होता है तो उसमें क्या होता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन करके उससे एनर्जी बनाई जाती है। इसीलिए मेटाबॉलिज्म के जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो हमेशा स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इसीलिए मेटाबोलाइट्स जो हैं उसमें हम लोग हमेशा स्मॉल मॉलिक्यूल्स को इंक्लूड करते हैं। हमारे जो मेटाबोलाइट्स हैं उनकी दो कैटेगरीज हैं। फर्स्ट है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स।
अब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? ए प्राइमरी मेटाबोलाइट इज अ काइंड ऑफ मेटाबोलाइट दैट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं वो उन मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ को डायरेक्टली इफेक्ट करें। उसकी बॉडी के डायरेक्टली किसी भी फंक्शन को जो मेटाबोलाइट्स इफेक्ट करे उनको बोला जाता है प्राइमरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के बिना बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग होनी नामुमकिन है। इट इज यूजुअली परफॉर्म ए फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन द ऑर्गेनिज्म। ए प्राइमरी मेटाबोलाइट इज टिपिकली प्रेजेंट इन मैनी ऑर्गेनिज्म और सेल। अब क्या है कि जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी के फंक्शंस, उसकी बॉडी में होने वाले सारे के सारे प्रोसेसेस जो हैं उनको कंट्रोल करती हैं, उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग को परफॉर्म करने में हेल्प करती हैं। ये जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं ये लगभग ये बॉडी के बहुत सारे सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। देखिए पहले पढ़े थे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, अब पढ़ने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं ये ऐसे कंपाउंड हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल और प्रोपगेशन, सर्वाइवल और प्रोपगेशन का मतलब है कि वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में ज़िंदा रह सके, और प्रोपगेशन का मतलब है कि वो रिप्रोडक्शन कर सके, प्रोपगेट कर सके। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो कंपाउंड होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की एग्जिस्टेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो थे वो बॉडी की फंक्शनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट थे। जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं इनका फंक्शन ज़्यादा प्रोटेक्टिव है बजाय कि प्रॉपर फंक्शनिंग के। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की फंक्शनिंग या सेल की फंक्शनिंग को तो इफेक्ट नहीं करते, लेकिन ये जो मेटाबोलाइट्स हैं उस ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल में हेल्प करते हैं। अब मान लीजिए कुछ ऐसे मेटाबोलाइट्स हैं जो किसी प्लांट्स में कुछ पॉइजनस कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, और उन पॉइजनस कंपाउंड्स की वजह से उस प्लांट को कोई एनिमल जो है वो नहीं खाता। तो इस तरह से उस सेकेंडरी मेटाबोलाइट ने उस प्लांट की सर्वाइवल में हेल्प की। तो इस तरह के कंपाउंड्स को बोला जाता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की मॉडिफिकेशन से ही बनते हैं, लेकिन इनमें और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में डिफरेंस ये है कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ऑर्गेनिज्म की एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होंगे तभी कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का हर एक सेल प्रॉपर फंक्शनिंग करेगा, लेकिन जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं वो हर ऑर्गेनिज्म में हो भी सकती हैं और नहीं भी, क्योंकि ये जो है प्रोटेक्टिव हैं रेदर देन फंक्शनल। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल पाकवे एजुकेशन नेटवर्क को सब्सक्राइब ज़रूर करें।